अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज। ओके। तो मैं बात कर रही हूँ उन नई वैकेंसीज के बारे में जो आप तक पहुंच चुकी हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट की वैकेंसीज आज तक पहुंच चुकी है। अपकमिंग के बारे में जो सुना जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके ऊपर मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू विदे के जीरस। मैं स्मृति सूर्यवंशी आपके लिए लेकर आई हूँ वो कुछ वैकेंसीज के बारे में एक सेशन जो आने वाली हैं, और अपॉर्चुनिटीज आपके एकदम गेट पर खड़ी हुई हैं और नॉक कर रही हैं कि भाई आप तैयार रहो। अब अपकमिंग वैकेंसीज ये आने वाली हैं, तो आप अपनी फाइटिंग जो भी आपके वेपन्स हैं, बैरेक्स हैं, उनका रिवीजन प्रॉपर रखिए, तैयारी रखिए। हम तो आपके दरवाजे पर अब खड़े रहने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ जो मुझे लगता है कि आने वाले हैं, और जितना भी कुछ आरटीआईज लगाई गई हैं और जो सुनने में आ रहा है कमीशंस के द्वारा जो बताया जा रहा है आरटीआई में, कि ये स्टेट्स आ सकते हैं। और जैसा कि आपने भी देखा होगा, इंटरव्यूज कुछ कुछ जो पेंडिंग थे वो प्रोसीजर आगे बढ़ चुका है, जैसे कि दिल्ली का है ना, आप देख लीजिए। पंजाब का वैकेंसी समाप्त हो चुके हैं, यूपी का आरटीआई के थ्रू सुनने को आ रहा है। दिल्ली का तो मैं बताई, बिहार का भी सुनने को आ रहा है कि एडीपीओ भी आ सकता है, जुडिशरी भी आ सकती है, दोनों। है ना। एडीपीओ की तो बिल्कुल ऐसा है कि लाइन अप ही है, वो बिल्कुल आने को आपके सुनने ही वाले हो आप उसकी वैकेंसीज, है ना। और ऐसे ही बिहार जुडिशरी का भी है कि एडीपीओ और बिहार जुडिशरी दोनों साथ में आने वाले हैं उसके। उत्तराखंड का भी ऐसे ही सेम सुनने को आ रहा है। ठीक है। तो जो ये सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आपको देखने को मिलने वाली हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए। अब कुछ कुछ चीजें जो आपको डील करनी है, क्या क्या चेंजेस मिलेंगे आपको देखने को वैकेंसीज के नोटिफिकेशन में। जैसे कि आपने एक सरप्राइजिंगली आपको राजस्थान नोटिफिकेशन, जो राजस्थान जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया, उसमें तो मिल ही चुका है। तो आपको अब अपकमिंग जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उनमें कुछ कुछ चेंज देखने को मिल सकता है ना। अब वो अनएक्सपेक्टेड चेंज नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। राजस्थान का नोटिफिकेशन देखने से इतना तो समझ आ गया होगा आपको, है ना। 13 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, 13 सब्जेक्ट, है ना। तो ऐसा आपको क्या क्या चेंज मिलेगा देखने को, वो मुझे ऐसा लगता है कि क्या क्या हो सकता है, वो आपके लिए मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। कि न्यू क्रिमिनल लॉज को लेकर अगर आप देखोगे, है ना, न्यू क्रिमिनल लॉज को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको वो चेंज सारे ही, जितने भी स्टेट्स के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, उनमें लगभग सब में देखने को मिल सकता है। अब आपको ये सुनने में ज्यादा, या आप ये एक्साइटेड आप इस बात के लिए ज्यादा होगे कि भाई क्रिमिनल लॉ न्यू आना और पुराना आना, दोनों बातें अलग अलग हैं। लेकिन दोनों साथ में आ जाए तो हमारे लिए डिफिकल्टी है ना, कि भाई दोनों की ही सेक्शन याद रखने हैं, दोनों के ही सेक्शन नंबर याद रखने हैं, नोट याद रखने हैं, पुराने में क्या पेनल्टी थी, नए में क्या पेनल्टी है, वो भी याद रखनी है। तो वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है एग्जाम का भी। एग्जामिनर जो पेपर रिलीज करेगा उसका भी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है ना, एग्जाम का भी। और प्लस आपका भी डिफिकल्टी लेवल पढ़ने में भी बढ़ जाता है। तो वो चीजें हमको ध्यान देनी है। मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि आपको कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, वो है न्यू क्रिमिनल लॉज वर्सेस ओल्ड क्रिमिनल लॉस। ये इसलिए करना है आपको क्योंकि अभी आपने अगर राजस्थान का नोटिफिकेशन देखा होगा, है ना, तो राजस्थान का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपने देखा कि भाई उन्होंने ओल्ड भी पूछा, न्यू भी पूछा। जिस टाइम पर न्यू क्रिमिनल लॉज रिलीज हुए थे, पब्लिश हुए थे नोटिफिकेशन में, उसी टाइम के बाद से जो एक दो एग्जाम है उसमें कंपैरिजन पूछा गया है। जैसे कि केरला का जब नोटिफिकेशन आया था उसी टाइम पे रिलीज था, तो उसमें ऐड करके उन्होंने सिलेबस में ओल्ड एंड न्यू दोनों पूछा था। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करो, है ना। जो मैंने टेबुलर फॉर्म आपको प्रीवियस वीडियो में, राजस्थान वाला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया है कि आपको एक टेब्यूलर फॉर्म जो मतलब आपको अवेलेबल है ना, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी, है ना। तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है, उसका भले आप प्रिंट आउट लेके रख लो और कंपैरेटिव स्टडी करो, है ना। तो आपको उसमें चेंजेस भी मिल जाएंगे, है ना। एक कॉलम रहता है कि कौन सा सेक्शन किस सेक्शन में चेंज हो गया है अभी नए लॉ में, और प्लस उसमें कौन से यहाँ पर न्यू चेंजेस हुए हैं वो भी लिखा रहता है, कि कौन से चेंज हुए हैं, कौन सा मॉडिफिकेशन हुआ है सेक्शन में, जो पुराना वाला प्रोविजन एज इट इज रख दिया है तो वो भी बता दिया गया है कि भाई ऐसा है। तो वो टेबल आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। कंपैरिजन उसमें होगा और आपको याद भी रहेगा। तो आपको पूरा लॉ समझने के लिए कंपैरेटिव चेंजेस जो हुए हैं वो ध्यान में रखने हैं, पनिशमेंट क्या चेंज हुई है, सेक्शन नंबर ध्यान में रखने हैं, प्लस जो नए कंसेप्ट ऐड हुए हैं और क्यों ऐड हुए हैं। ठीक है। रीजन, है ना, रीजन बिफोर दैट कि वो क्यों ऐड हुए हैं, और दूसरा कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। मतलब नया प्रोविजन ऐड हुआ है, मान लो ई कम्युनिकेशन, है ना, ऑडियो वीडियो मीन्स, क्या अगर आप देखो तो वो ऐड हुआ है, तो वो क्यों ऐड हुआ है,
और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं ऐड होने से, है ना, वो भी आपको जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो हो गया न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। अगर आप ओल्ड ये यहाँ पर लॉज के बारे में बात करो, तो आपको अदर लॉ में क्या चेंजेस, मतलब कि वैकेंसीज में और कौन से लॉ देखने को मिल सकते हैं, या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो न्यू क्रिमिनल लॉज के अलावा अगर राजस्थान देख लो, है ना, एमपी का जब आया था वो नोटिफिकेशन देख लो, है ना, हिमाचल प्रदेश का जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसको देख लो। तो न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ साथ एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि कुछ माइनर या लोकल लॉज ऐड हो रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी कुछ उन्होंने विमेन से रिलेटेड कंसेप्ट्स को, है ना, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ गाइडलाइंस जो कि रेफर करनी है बच्चों को, है ना, एग्जाम में पढ़नी है, वो सिलेबस में ऐड करी है ना, कुछ विमेन रिलेटेड लॉज, माइनर लॉज ऐड करे हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी मैं आपको एक सजेशन और दूंगी कि कुछ माइनर लॉज जो कि कॉमनली आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर सिलेबस में नहीं है तब भी आप उनका एक छोटा हैंड नोट बनाकर अपने पास रखिए, है ना। जैसे कि रजिस्ट्रेशन अगर कहीं नहीं आ रहा है तो वो आप थोड़ा सा उसको देख के रखिए, है ना। सेल्स ऑफ गुड्स जैसे राजस्थान में भी ऐड हुआ है ना। तो कहीं कहीं कुछ ऐसे माइनर लॉज ऐड होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। मैं इतना कह रही हूँ कि चांसेस हो सकते हैं, ऐड होगा या नहीं होगा ये बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकती मैं, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि बहुत चांसेस हैं, है ना, 80 to 90% चांसेस हैं कि एक दो आपको जो भी नोटिफिकेशन अपकमिंग है उसमें एक आध दो माइनर लॉज कहीं ना कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आप माइनर लॉज पे यहाँ पर बिल्कुल आपको ये अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए कि माइनर लॉस कैसे ऐड हो गए। तो ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि भाई सरप्राइज नहीं होना है आपको तब, है ना, एक आध आपको माइनर लॉ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सिलेबस जो है वो अपडेटेड नोटिफिकेशन में आपको बिल्कुल चेंज होता हुआ दिखेगा। तो उसके लिए आपको जो आप प्रिपेयर कर सकते हो वो आपको प्रिपरेशन रखनी है। वो क्या है? वो है कि हमको न्यू क्रिमिनल लॉ जो पता है कि जो तो चेंज होना ही है, वो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख दो, है ना, वो पहले से ही आप पढ़ के रख दो यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीजें आप कर सकते हो? उसके अलावा आप यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मतलब सारे सिलेबस को, जो आप जिस भी जुडिशरी को टारगेट करना चाहते हो उसका सिलेबस थॉरोली पढ़ लीजिए। उसका सिलेबस को आप कंपैरेटिव पढ़ने के साथ साथ जो लॉज है, न्यू क्रिमिनल लॉज है, उसके साथ साथ आप थॉरोली सिलेबस को कवर कर लीजिए, है ना। सारे सब्जेक्ट को लगभग एक बार आपकी बेयर रीडिंग होनी चाहिए, है ना, रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर देख लेने चाहिए आपने, है ना। क्वेश्चन पेपर मेंस में कैसे फॉलो किए गए हैं, प्री में कैसे फॉलो किए गए हैं, उसका आप कुछ अपने हिसाब से पॉइंटर्स बना लीजिए कि पैटर्न ऐसा आता है ना, मेरे ये वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उनके आप अपने वीक पॉइंट्स को और पैटर्न कैसा आता है उसके बारे में आप अपना सेल्फ जो नोटिंग है वो आप कर लीजिए उसमें। ठीक है, दूसरा कि लॉ जो है, सिलेबस जो चेंज होने वाले हैं उसको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो हमको पता होने वाला है कि भाई लॉ, क्रिमिनल लॉ चेंज होने वाला है, तो उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में उस ट्रैक को हमको फॉलो करना है। फिर मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए। तो अगर आपको जो टारगेट स्टेट है या जो अभी अपकमिंग वैकेंसीज के साथ साथ जो ऑलरेडी ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं उनको अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज जो भी मार्केट में बहुत सारी नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप किसी एक का परचेज कर कर, है ना, एक का किसी भी उसका कोचिंग सेंटर का किसी भी जो ऑनलाइन आपको मिल रहे हो, ऑफलाइन मिल रहे हो, उनका परचेज करके मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। क्यों जरूरी है मॉक टेस्ट देना? है ना, पुराना पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, पुराना पैटर्न फॉलो आप प्रीवियस ईयर से देख सकते हो कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा था, बट न्यू पैटर्न अगर आप किसी भी स्टेट का उठा के देखोगे तो इवन, है ना, अगर वो विद इन अ ईयर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है अपना, है ना, नेक्स्ट ईयर भी करवा रहा है अगर, तो उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, मॉक टेस्ट में आपको मेहनत नहीं करनी होती है कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी एक मॉडर्न एक पेपर मिलके वहां पर आ जाता है बना हुआ, जिससे आपको कुछ एक्सपेक्टेशन के बेस पर कुछ क्वेश्चन में चेंज करके, पैटर्न में चेंज करके वो आपसे पूछ लेते हैं, है ना। तो विधि की ज्यूरिस भी अवेलेबल करवाता है कई सारी टेस्ट सीरीज, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हो और जिसका आप लेना चाहते हो उसका भी आप ले सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट हो गया। अब मॉक टेस्ट देना क्या सफिशिएंट होता है? मॉक टेस्ट देना क्या सफिशिएंट होता है? नहीं, मॉक टेस्ट देना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना या अनसॉल्व लगाना जब तक सफल नहीं होता है, जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो, उस मतलब बेनिफिट नहीं ले सकते हो मॉक टेस्ट लगाने का, जब तक आप उसको एनालिसिस नहीं करोगे। मतलब कि आपको ये देखना है कि आपने जो मॉक लगाया है, जो आपने प्रीवियस या अनसॉल्व पेपर सॉल्व किए हैं,
उनमें आपने कितनी कमियां, उसमें कितना कितना पोर्शन आपका गलत है, कौन कौन सी चीजें आपसे नहीं बनी हैं, है ना। तो उनका होता है कि भाई मैं भूल गया, तो वो अलग क्लॉज में फॉल हो रहा है। अगर कोई चीज आपने न्यू मिली है आपको मॉक टेस्ट में, तो वो अलग क्लॉज की, भाई मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है ना। तो उन दो चीज कैटेगरीज को आप बांट कर उनकी क्वेश्चंस, मतलब जो आपसे नहीं बने हैं वो लिख कर उनका रिवीजन करिए, अगर नहीं पढ़ा है तो वो पढ़िए। वो होता है कंप्लीट मॉक टेस्ट देने के बाद उसका बेनिफिट अवेल करना। मतलब मॉक टेस्ट देना या अनसॉल्व पेपर लगाना और उसके बाद एनालिसिस करना, मतलब आपने अब कंप्लीट किया है एक मॉक टेस्ट, है ना। तो एनालिसिस करने के बाद उस पर गाइडेंस जरूर लें। गाइडेंस कैसे हो सकता है ना। आप किसी मेंटोर को फॉलो कर रहे होंगे, आप किसी टीचर से कनेक्टेड होंगे, है ना। वैदिक ज्यूरिस्ट से जो बच्चे कनेक्टेड हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो भी कनेक्ट हो सकते हैं कि भाई मुझे गाइडेंस लेना है आपसे, मैं इस स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो गाइडेंस लेना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर डाइवर्ट हो जाते हो अपने, है ना, आप जा रहे हो स्ट्रेट जा रहे हो, बट अगर आप अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हो, तो वहां पे एसेंशियल ये है कि आपका मेंटोर, आपका टीचर आपको गाइड करके ये बता सके कि भाई आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको ये आपने मॉक का एनालिसिस सही नहीं किया, इसलिए आपको लग रहा है डिमोटिवेशन फील हो रहा है ना। या आपने प्रॉपर ये चीज, ये जो पैटर्न है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आपको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्टडी का पैटर्न है, स्टडी करने का जो पैटर्न है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। वो आपको बता सकता है कि आपके हित की क्या चीजें हो सकती हैं, आपके बेनिफिट के लिए क्या चीजें हो सकती हैं जो आपको करनी चाहिए, और आपके नेगेटिव पॉइंट को वो भी एनालिसिस कर सकता है आपके साथ खड़े होकर, साथ में प्रिपरेशन, जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा कुछ बता दूं जो कि आपके लिए एक मोटिवेशन का वो पार्ट हो सकता है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, एक्सपेक्टेड है इतनी, जो यहाँ पर बता रही हूँ, है ना। कि भाई आप किसी भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो, है ना, किसी भी स्टेट को अगर आप टारगेट कर रहे हो, अब उसमें कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे बिहार है, तो उसमें कुछ सुनने को आ रहा है कि भाई 100 या 130 वैकेंसीज उसमें आ सकती हैं, 100 टू 130 वैकेंसी आ सकती हैं, पंजाब में 60 टू 80 वैकेंसीज आ सकती हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं, कुछ डेटा अवेलेबल है जो मार्केट में, है ना, उससे मैंने ये आपका एनालिसिस यहाँ पर दे रही हूँ, है ना। 150 वैकेंसी अराउंड उत्तर प्रदेश में आ सकती है, 150 टू 200 वैकेंसीज आ सकती हैं, बट एक्सपेक्टेड ये है कि 150 के अराउंड तो आ ही रही है ना। क्योंकि अभी जो आरटीआई लगाई थी एक, तो कमीशन ने उसमें बोला है कि भाई आपको इतनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और जल्दी ही देखने को मिलेंगी, है ना। तो और दिल्ली में भी 100 टू 100 वैकेंसी, 80 टू 100 वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उसका भी इंटरव्यू सेशन और ये सब चीजें लास्ट वैकेंसीज का बिल्कुल लाइनअप होकर हो चुका है। तो ये नई वैकेंसीज हमको देखने को मिल सकती हैं। और दिल्ली जुडिशरी में एक चीज और है कि हायर जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन प्रायर टू द लोअर जुडिशरी आता है, वो भी रिलीज हो चुका है 1-2 महीने पहले, है ना। तो अब बिल्कुल हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी वो इसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके लिए था एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज के बारे में, वो होप जो आप देख रहे हो कि भाई अब आपको तैयारी करनी है, दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी खड़ी है, तो आपको कहीं इधर उधर डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। जुडिशरी की तैयारी करें, जुडिशरी की तैयारी अच्छे से कीजिए, है ना। आप तो तैयार रहिए, जब आएगी तो आप फिर उसके बाद वैकेंसी जैसी ही आएगी, तो उसके बाद आपका नाम वहां पर लिखा होगा सिविल जज, है ना, और आगे आपका नाम जैसा भी। तो आपको अब अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं उन थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा सा समझकर, है ना, और आगे बढ़कर आपको उन अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल अब कहीं नहीं जाने देना है ना। आप ही के लिए हैं 25 में, 2025 में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनका वेलकम करके उनको अवेल करिए, है ना। और जो भी आपको लगे मेंटोरशिप की जरूरत हो, गाइडेंस की जरूरत हो, मॉक टेस्ट की जरूरत हो, विदिक जुरिस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको यहाँ पर अवेलेबल है ना। आपको नीचे लिंक में दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिए रहते हैं, तो आप उनको भी वहां पर फिल कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट वैकेंसीज जो भी आपकी आने वाली हैं उसके सिलेबस एनालिसिस को लेकर, या कुछ नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, आपको रिक्वायर्ड हो कि भाई इस पर वीडियो बनना चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।